दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज के प्रीमिक्स में 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक से रिलेटेड एंड पर्टिकुलरली स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो शुरुआत करते हैं आज के प्रीमिक्स की पहले क्वेश्चन के साथ, जहां पर आपसे पूछा जा रहा है जीएसएलवी मार्क 3 के बारे में, जो कि एक 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं। आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी यहाँ पर करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। पहली स्टेटमेंट देख लेते हैं। कह रहे हैं कि आपका यूज किया जाएगा या यूज किया जा चुका है फॉर द लॉन्चिंग इंडिया चंद्रयान 2 मिशन। सेकंड में कह रहे हैं जो व्हीकल है बेसिकली इसमें आपके 2 सॉलिड स्ट्रैप-ऑन्स हैं, एक लिक्विड कोर लिक्विड बूस्टर है एंड अ क्रायोजेनिक अपर स्टेज। ठीक है जी। थर्ड में कह रहे हैं दैट इट इज कैपेबल ऑफ प्लेसिंग 4 टन क्लास सैटेलाइट्स ऑफ द GS80 सीरीज इनटू जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट्स। ठीक है जी। तो ये आपकी 3 स्टेटमेंट्स हैं। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, इस पर्टिकुलर आपके लॉन्च व्हीकल के बारे में। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां पर आपकी तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में। क्या है ये आपका GSLV मार्क 2 या मार्क 3? जो मार्क 2 था आपका वो पहले यूज किया जाता था और उसे माना जाता है दैट इट इज द लार्जेस्ट लॉन्च व्हीकल जो कि इंडिया द्वारा, इसरो द्वारा वहां पर डेवलप किया गया है, जो कि अभी ऑपरेशन में भी है। ठीक है जी। तो बेसिकली जो आपका ये 4th जनरेशन लॉन्च व्हीकल है, इसमें आपके 3 स्टेज व्हीकल है जिसमें आपके 4 लिक्विड स्ट्रैप-ऑन्स हैं। फिर आपका जो मार्क 3 निकाला गया, ठीक है, जो कि कैरी कर सकता है 4 टन क्लास ऑफ सैटेलाइट्स इनटू जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में, और अबाउट 2 टन्स टू बेसिकली जो आपका लोअर अर्थ ऑर्बिट है उसमें भी कर सकता है, विच इज अबाउट ट्वाइस द कैपेबिलिटी जो कि ऑलरेडी मार्क 2 की थी। ठीक है जी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए पता होना कि ये जो आपका मार्क 2 लॉन्च व्हीकल है, इसे चूज किया गया था आपका चंद्रयान 2 स्पेसक्राफ्ट से लॉन्च करने के लिए। और बेसिक सी बातें जो आपकी स्टेटमेंट में भी थी, क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड की जाती हैं, और जो आपका फर्स्ट डेवलपमेंट फ्लाइट थी GSLV मार्क 3 की, तो बेसिकली उसे सक्सेसफुली प्लेस किया था GSAT-19 सैटेलाइट को इन द जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। कब किया था? 2017 में। ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से जितने भी इसरो द्वारा लॉन्च व्हीकल्स यूज किए जाते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा सकते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पर कोई भी सैटेलाइट या मिशन का नाम दिया गया हो और यहाँ पर लॉन्च व्हीकल का नाम दिया गया हो, आपको पेयरिंग के फॉर्म में दे दिया जाए, बताइए इनमें से कौन कौन से पेयर्स आपके यहाँ पर करेक्ट हैं। तो उसी तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी खुद को प्रिपेयर रखना है। ठीक है जी। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहां पर आपको कुछ इसरो से रिलेटेड मिशंस दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी जो स्टेटमेंट्स हैं आपकी यहां पर करेक्ट हैं। ठीक है जी। पहले में कह रहे हैं निसार के बारे में, एक ज्वाइंट मिशन है नासा और इसरो का, जो कि ऑब्जर्व करेगा ब्लैक होल्स, कसार्स एंड हाई टेम्परेचर गैसेस को। सेकंड में कह रहे हैं गगनयान के बारे में कि एक डेडिकेटेड इंडियन एस्ट्रोनॉमी मिशन है विच इज एम्ड एट स्टडिंग सेलेस्टियल सोर्सेज इन एक्सरे, ऑप्टिकल एंड यूवी स्पेक्ट्रल बैंड साइमल्टेनियसली। और थर्ड में कह रहे हैं आदित्य 11 मिशन के बारे में कि इंडिया का पहला मिशन रहेगा जो कि सन को स्टडी करने के लिए लॉन्च किया जाएगा। तो सिंपल सी स्टेटमेंट्स हैं, 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। थोड़ा सोचिए तीनों मिशन के बारे में। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए निसार के बारे में आपने जरूर सुना होगा, बिल्कुल करेक्टली बताया गया है यहाँ पर कि आपका नासा और इसरो का मिशन है, बट इसका ऑब्जेक्टिव जो यहाँ बताया गया है वो इनकरेक्ट है। ठीक है जी। उसके अलावा जो गगनयान है, पहला आपका हम कह सकते हैं ह्यूमन स्पेस फ्लाइट यहाँ पर तैयार की जा रही है, तो ये आपका इंडियन एस्ट्रोनॉमी मिशन नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी यहाँ पर इनकरेक्ट हुई। थर्ड बिल्कुल करेक्टली बताया गया है, सिंपल सा भी है, काफी बार हम डिस्कस भी कर चुके हैं आदित्य 11 के बारे में, जो कि इंडिया द्वारा लॉन्च किया जाएगा। पहला मिशन रहेगा जो कि सन को स्टडी करेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपकी थर्ड स्टेटमेंट ही करेक्ट हुई, तो उसी के आधार पर डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली निसार, जिसे एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है 2023 तक आपका लॉन्च किया जाएगा, तो अर्थ ऑब्जर्वेटरी ये मिशन रहेगा कि बेसिकली अर्थ की कुछ चीज़ों को ये मेजर करने की कोशिश करेगा, जैसे कि किस तरीके से इकोसिस्टम्स चेंज हो रहे हैं, डायनामिक सरफेस, आइस मासेस किस तरीके से मेल्ट हो रही हैं। ठीक है जी। फिर जो आपका बायोमास है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करेगा, नेचुरल हैजार्ड्स हो गए, ग्राउंड वाटर का क्या लेवल चल रहा है पर्टिकुलर किसी रीजन में, तो इन सभी चीज़ों पर आपका ये काम करेगा निसार मिशन। ठीक है जी। उसके अलावा क्या था आपका गगनयान मिशन था, तो ये अब इंडिया इसरो की तरफ से ह्यूमन स्पेस फ्लाइट यहाँ पर तैयार की जा रही है टू द लोअर अर्थ ऑर्बिट। ठीक है जी। अब अभी इस पर काम चल रहा है। कोविड पेंडेमिक की वजह से जो इसकी लॉन्च डेट थी वो पोस्टपोन कर दी जा चुकी है अगले साल के लिए। उसके अलावा आपसे आदित्य 11 मिशन के बारे में बात की जा रही थी, तो यहाँ पर ये आपको सन को स्टडी करने के लिए इंडिया का पहला मिशन रहेगा। तो ये सभी जितने भी मिशंस रहते हैं इसरो की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे, बहुत ही क्रिस्प फॉर्मेट में आपको हर एक डिटेल वहाँ पर अवेलेबल रहेगी, जिसे आप अपने नोट्स में कंपाइल कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है इस तरीके के सभी मिशंस के बारे में पता होना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो बेसिकली यहाँ पर निसाक के बारे में बात की जा रही है, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। तो ये आपने जरूर सुना होगा कहीं ना कहीं, इसके बारे में दी गई है यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट्स, आपको बताना है इससे रिलेटेड कौन कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। पहले में कह रहे हैं आपका इनिशिएटिव ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ स्पेस एंड द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। सेकंड में कह रहे हैं जो प्रेसिडेंट रहेंगे इस निसाक के सेंटर के, वो हमारे मिनिस्टर रहेंगे होम अफेयर्स के। और थर्ड में कह रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव है निसाक का वो ये है कि एक स्पेस सेंटर स्थापित करना है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। तो यहाँ 3 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, फिर से थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए इस सेंटर से रिलेटेड, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए पहली स्टेटमेंट में करेक्टली बताया गया है जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है और जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है, दोनों का ही एक इनिशिएटिव है जो कि 2000 में एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है जी, तो रिसेंटली ही इनकी एक मीटिंग भी हुई थी जिसको अमित शाह जी ने एज अ प्रेसिडेंट वहां पर टेक ओवर किया था। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल करेक्ट है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है कि रिसेंटली ही एक इनका MOU भी साइन किया गया है एक वहाँ की यूनिवर्सिटी के साथ, ताकि और ज़्यादा स्पेस एप्लीकेशंस पर ये काम कर सकें। तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से करंट अफेयर्स से अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात हो रही है तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है किस तरीके से उसकी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, कैसे उसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से पूछा सकता है। बट जो थर्ड स्टेटमेंट में बताया गया है इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो स्पेस सेंटर डेवलप करने का ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्या ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं इस पर्टिकुलर सेंटर के वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले पहली 2 स्टेटमेंट्स आपकी यहाँ करेक्ट हैं, तो उसके आधार पर डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, तो बेसिकली जो आपका निसाक है, जैसे कि हमने बात की 2000 में एस्टैब्लिश किया गया था, जो आपके होम अफेयर्स के मिनिस्टर रहते हैं वो उसके प्रेसिडेंट रहते हैं, और जो आपके सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस हैं वो चेयरमैन रहते हैं सेंटर के। ठीक है जी, उसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं कि यहाँ प्रोवाइड करना है एन ऑपरेशनल रिमोट सेंसिंग इन ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS सिस्टम जिसे हम कहते हैं। ठीक है जी, साथ के साथ जो ऑपरेशनल सैटेलाइट कम्युनिकेशन एप्लीकेशन सर्विसेज हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड करनी है रीजन में, जो कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट हो गया, इन सभी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। साथ के साथ एनेबल करना है स्पेस बेस्ड सपोर्ट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए। अगर आप वहाँ पर सिस्मिक जोन्स के बारे में बात करें उस पर्टिकुलर रीजन के, तो काफ़ी हाई हम कह सकते हैं रिस्की जोन माने जाते हैं। जोन 5 में आपका वो रीजन लाई करता है। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट है उस तरीके से इस सेंटर को और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करना, ताकि जो वो रीजन है उसे हम और ज़्यादा डिजास्टर रेजिलिएंट बना सकें। ठीक है जी, तो यही चीज़ें पूछी गई थी इस क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, केस्लर सिंड्रोम के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो आपको यहाँ दी गई हैं 3 स्टेटमेंट्स, बतानी है इनमें से कौन कौन सी करेक्टली इस सिंड्रोम को यहाँ पर डिफाइन कर रही है। फोर्थ आपकी नन ऑफ द अबव, अगर आपको लगता है इन तीनों में से कोई भी नहीं है तो आपकी डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट ऑप्शन है। पर पहली 3 देख लेते हैं। कह रहे हैं इट इज अ काइंड ऑफ मोशन सिकनेस दैट कैन अकर, जब कोई किसी की सराउंडिंग जो उसे विजुअली अपीयर होगी वो मोशन में अपीयर होगी बट विदाउट अ कॉरेस्पॉन्डिंग सेंस ऑफ बॉडीली मोशन। सेकंड में कह रहे हैं डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कि एस्ट्रोनॉट्स में देखा गया है ड्यू टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन स्पेस। और सी में कह रहे हैं एक फिनोमिनन है इन द आउटर स्पेस व्हेन कैस्केडिंग कोलिजन, जो कि हमारे लोअर अर्थ ऑर्बिट में होते रहते हैं ड्यू टू द इंक्रीजिंग डेंसिटी ऑफ द स्पेस डेब्रिस। ठीक है जी, 3 स्टेटमेंट्स हैं। फोर्थ आपकी नन ऑफ द अबव ऑप्शन है। तो अगर आपको लगता है इन तीनों में से कोई करेक्टली डिफाइन कर रही है सिंड्रोम को, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर आपकी करेक्ट है सी ऑप्शन। ठीक है जी, कि केस्लर सिंड्रोम क्या है, किस तरीके से यहाँ पर किसके द्वारा ये कॉइन की गई टर्म, तो बेसिकली जो ये एक फिनोमिना है कि जो हमारा लोअर अर्थ ऑर्बिट है, ठीक है जी, वहाँ पर जो स्पेस डेब्रिस है उसकी डेंसिटी बढ़ती जा रही है। और इस डेंसिटी के बढ़ने की वजह से क्या है कि जो हमारे स्पेस ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि हमारे सैटेलाइट्स होंगे, तो उनके साथ कोलिजन होने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस वहाँ पर बढ़ चुके हैं। ठीक है जी, तो ये जो प्रपोजल रखा गया था, ये जो कॉइन टर्म की गई थी, तो डोनाल्ड जे केस्लर द्वारा 1978 में की गई थी, जिनके नाम पर इस सिंड्रोम का नाम रख दिया गया कि जो स्पेस डेब्रिस आपका बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से जो हमारे जितने भी सैटेलाइट्स हैं जो कि हमारे लोअर ऑर्बिट में हैं, तो उनके ऊपर भी थ्रेट बढ़ता जा रहा है। ठीक है जी, तो इंडिया ने डेवलप क्या किया इसके लिए, प्रोजेक्ट नेत्रा, कि वो डिटेक्ट करेगा स्पेस डेब्रिस को, और जितने भी हमारे इंडियन सैटेलाइट्स रहेंगे अगर उन्हें लगता है कि उस तरीके का कोई थ्रेट वहां पर उन सैटेलाइट्स को है उस पर्टिकुलर स्पेस डेब्रिस से, तो उसे न्यूट्रलाइज करने का ये काम करेगा, प्रिवेंट करने की ये यहाँ पर कोशिश करेगा। ठीक है जी, तो स्पेस डेब्रिस क्या रहता है कि या तो आपके आर्टिफिशियल हम कह सकते हैं मैन मेड ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि स्पेस में लाई कर रहे हैं, या फिर आपके नेचुरल ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। जो मैन में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें आपके कैसे आएंगे कि कोई नॉन फंक्शनल स्पेसक्राफ्ट हो गया, सैटेलाइट्स होंगे जो कि बहुत पहले ही अबैंडन किए जा चुके हैं या वो सर्विस में नहीं रहे हैं, तो ये आपका स्पेस डेब्रिस यहाँ पर कहलाता है। ठीक है जी, तो फाइनल क्वेश्चन देखते हैं आज का, स्पेस एग्रीमेंट से रिलेटेड एक फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। आपको बताना है इनमें से 3 स्टेटमेंट्स हैं कौन कौन सी यहाँ पर करेक्ट हैं इससे रिलेटेड। ठीक है जी,
4 कोड्स दिए गए हैं। पहले में कह रहे हैं मून एग्रीमेंट के बारे में। 1979 का जो एग्रीमेंट है ये प्रोहिबिट करता है मिलिट्री यूज ऑफ मून एज वेल एज अदर सेलेस्टियल बॉडीज। सेकंड में कह रहे हैं कि इंडिया ने रेटिफाई किया है आपका मून एग्रीमेंट। और थर्ड में कह रहे हैं कि जो हमारी आउटर स्पेस ट्रीटी है 1967 की, वो प्रोहिबिट करती है यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स और अदर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो यहां पर आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं इन 2 एग्रीमेंट से रिलेटेड। थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए। वो डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहां पर जो आपकी पहली स्टेटमेंट है मून एग्रीमेंट के बारे में जो बताया जा रहा है बिल्कुल करेक्टली बताया गया है, बट इंडिया ने ये आपका रेटिफाई नहीं किया है। इंडिया सिग्नेटरी जरूर है बट यहां पर रेटिफाई नहीं किया गया है इंडिया द्वारा। उसके अलावा आउटर स्पेस ट्रीटी के बारे में बिल्कुल करेक्टली बताया है कि वो बेसिकली प्रोहिबिट करते हैं किसी प्रकार के न्यूक्लियर वेपन्स या फिर जो बाकी वेपन्स है आपके मास डिस्ट्रक्शन के, वो आपके स्पेस में नहीं यूज किए जाएंगे। ठीक है जी, तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट थी, तो उसी के आधार पर सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो स्पेस ट्रीटी जो आउटर स्पेस ट्रीटी है 1967 की है, तो बेसिकली एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है जो कि हमारे इंटरनेशनल स्पेस लॉ की एक बेसिस मानी जाती है। ठीक है जी, इट इज नेगोशिएटेड एंड ड्राफ्टेड अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इंडिया ने रेटिफाई किया था इस ट्रीटी को 1982 में। उसके अलावा मून एग्रीमेंट के बारे में बात की जा रही थी। मल्टीलैटरल ट्रीटी यहां पर तैयार की गई है, तो बेसिकली यहां पर इंडिया ने साइन जरूर किया था एग्रीमेंट बट रेटिफाई नहीं किया है। और उसके अलावा कौन कौन सी आपकी इस तरीके की ट्रीटीज हैं जो कि इंपॉर्टेंट है? आपके रेस्क्यू एग्रीमेंट ऑफ 1968 हो गया, स्पेस लाइबिलिटी कन्वेंशन हो गया 1972 का, रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन हो गया 1976 का। तो ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बेसिकली जो हमारी यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑन पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस है वो ही इन सभी ट्रीटीज को यहाँ पर ओवरसी भी करती है। बट अब खास बात क्या है कि क्वेश्चन और किस तरीके से आपको पूछा सकता है कि जैसे जो आपके ये पीछे आउटर स्पेस ट्रीटी और मून एग्रीमेंट है, अब इनके क्या क्या प्रोविजंस हैं वो आपको पता होने थोड़े बहुत जरूरी हैं कि आपको क्वेश्चन किसी और तरीके से पूछा सकता है कि प्रोविजंस के बारे में ही बात करी जाए, बहुत शॉर्ट में आपको दिया गया हो कि बताइए क्या क्या ये आपकी एक लिस्ट दे दी जाए, बताइए क्या ये प्रोविजंस आपके मून एग्रीमेंट के हैं या नहीं। तो एक बार इसे ओवरव्यू जरूर कर लीजिएगा दोनों ही ट्रीटीज को, आउटर स्पेस ट्रीटी और मून एग्रीमेंट को, ताकि अगर आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए तो आप वहां पर आंसर कर सकें। तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चन। आई होप आप में से सभी ने ही अच्छा से यहाँ परफॉर्म किया। जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए और इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए, जहां पर हम डेली बेसिस पर 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, थीम बाय थीम बेसिस पर डिस्कस करते हैं, ताकि आपका कोई भी ऐसा सेक्शन ना रहे जो कि अनटच्ड रहे एग्जाम से पहले। ठीक है जी, तो 2022 का जो टारगेट लेके चले हैं हम मिलकर यहाँ पर उसे पूरा करेंगे और डेली के 5 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व जरूर करेंगे। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड नाइट।